दोस्तों, फलस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के इस्राएल पर अब तक के सबसे बड़े हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत इस्राएल के साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी CWC की मीटिंग में फलस्तीन के समर्थन में एक प्रस्ताव पास कर देती है। ऐसा शायद ही कभी हुआ है जब किसी मसले पर देश की विदेश नीति में ऐसे दो फाड़ मतभेद उभरे हों। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वह अपने वोट बैंक यानी मुसलमानों को खुश करने के लिए फलस्तीन का समर्थन कर रही है। और तभी कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2018 के फलस्तीन दौरे की याद दिलाती है और उनका बयान भी वायरल होने लगता है, जिसमें फलस्तीनी राष्ट्र का समर्थन किया गया होता है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान भी वायरल होता है कि फलस्तीनियों की जमीन पर इस्राएली कब्जे का समर्थन नहीं किया जा सकता। अब यहाँ आपका दिमाग जोर से घूमने लगता है और दिल कहता है कि ये कैसा घनचक्कर है। तो दोस्तों, यह कोई घनचक्कर नहीं है। इसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी का डी-हाइफनेशन। डी-हाइफनेशन एक खास तरह की फॉरेन पॉलिसी है जिसमें दो आपस में लड़ते देशों के साथ बिना किसी खास झुकाव या पक्षपात के दोनों के ही साथ रिश्ते कायम रखे जाते हैं। यानी आपके संबंध तो उन दोनों देशों के साथ होते हैं, लेकिन उनकी आपसी रंजिश की जटिलताएं आपके संबंधों पर हावी नहीं होती। और आसान भाषा में कहें तो आप दोनों के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बनाते हैं, लेकिन आपके संबंधों का उनकी आपसी दुश्मनी से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता। इसका सबसे आसान उदाहरण है भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध। 70-80 के दशक तक खुलकर पाकिस्तान का साथ देने वाले अमेरिका ने बाद में भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ डी-हाइफनेशन पॉलिसी पर चलने का फैसला किया। लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर भारत की नीति हमेशा से डी-हाइफनेशन की नहीं रही है। जैसे अमेरिका पहले खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता था, लेकिन आगे चलकर उसका झुकाव भारत की तरफ हुआ और धीरे धीरे वह कई मसलों पर निष्पक्ष दिखने की कोशिश करने लगा। वैसे ही आज़ादी के बाद से 90 के दशक तक भारत की नीति फिलिस्तीन समर्थक रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी तक ने फिलिस्तीनी राष्ट्र का समर्थन किया। साल 1974 में यासिर अराफात की अगुवाई वाले फलस्तीन मुक्ति संगठन PLO और 1988 में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने वाले गैर अरब देशों में भारत सबसे आगे था। अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया जिसमें इसराइल के विभाजन की दीवार बनाने के फैसले का विरोध किया गया था। वर्ष 2011 में भारत ने फलस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनाने के पक्ष में मतदान किया। लेकिन 90 के दशक में भारत का इसराइल की तरफ झुकाव शुरू हुआ और दोनों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। धीरे धीरे रक्षा सौदे भी होने लगे। साल 2017 में मोदी इसराइल जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी दोस्ती वैसे ही गहराने लगी जैसे कभी इंदिरा और यासिर अराफात की दोस्ती के चर्चे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी सरकार ने फिलिस्तीन से पल्ला झाड़ लिया। अगले साल यानी 1918 में मोदी फिलिस्तीन दौरे पर भी गए और उसके समर्थन में कई ऐसी बातें कहीं जो भारतीय विदेश नीति का हिस्सा रही हैं। चूंकि यह बात इसराइल भी जानता है, इसलिए उसने भारत और फिलिस्तीन की द्विपक्षीय बातों को दिल पर नहीं लिया। हाल के वर्षों में भारत और इसराइल के बीच रक्षा और व्यापार इस कदर बढ़ा है कि आज भारत एशिया में इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इसराइल से हथियार आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। इसराइल फलस्तीन विवाद पर आप पहले ही काफी कुछ पढ़ और देख चुके हैं, तो इसे लेकर हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन रिकैप के तौर पर सरसरी नजर में बता दें कि आज इसराइल जहां है वहां मध्यकाल में मुस्लिम बहुल इलाका और महज 100 साल पहले तक फलस्तीन था। हालांकि ईसा से पहले का इतिहास वहां यहूदियों का रहा है और यहूदी इसे अपनी जन्मभूमि मानते हैं।
ब्रिटिश गुलामी से निकलते निकलते यहूदियों ने जमीन का एक टुकड़ा हासिल कर लिया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में अलग यहूदी राष्ट्र यानी इसराइल को मान्यता भी मिल गई। फिर लड़ते लड़ते यहूदी अपना दायरा इस कदर बढ़ाते चले गए कि फलस्तीन का वजूद ही खतरे में पड़ गया। पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्रों ने फलस्तीन की आग जिंदा रखी और उन्हें इसराइल के खिलाफ समर्थन देते रहे। दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश इसराइल को मान्यता नहीं देते और उसे फलस्तीन की छीनी हुई जमीन बताते हैं। हालांकि पश्चिमी देश खासकर नॉन मुस्लिम देश इस समस्या का समाधान दो राष्ट्रों के वजूद में देखते हैं। भारत भी इसी का पक्षधर रहा है। जहां तक बीजेपी और कांग्रेस के मतभेद का सवाल है, जाहिर है कांग्रेस के जनाधार में मुस्लिम वर्ग की हिस्सेदारी बड़ी है। चूंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर पूरी दुनिया के मुसलमान कमोवेश एक हैं, ऐसे में कांग्रेस का अपनी पुरानी नीति का समर्थन स्वाभाविक है। बीजेपी की राजनीति हिंदू राष्ट्रवाद पर आधारित है और वह मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करती है। एंटी इस्लामिक एजेंडों के साथ इसराइल से करीबियां उसे ज्यादा सूट करती हैं। ऐसे में उसका इसराइल की तरफ झुकाव भी आसानी से समझा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है हाइफनेशन का फंडा क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।